हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आर यू फाइन? आप लोग ये सोच रहे थे कि सर ने एलसीएम एचसीएफ टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया। नहीं बेटा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमारा एलसीएम के बाद में भी एचसीएफ भी चलेगा और ये अंतर भी क्लियर करते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। जब लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम वाला कोई क्वेश्चन आता है तो हम ये जान सकें किस क्वेश्चन का एलसीएम लेना है, किसका एचसीएफ लेना है। ज़रा क्लियर करते हैं। एलसीएम हम पढ़ चुके थे, एलसीएम, और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ। क्या एचसीएफ का अन्य कोई नाम है? तो इसको हम जीसीडी भी कहते हैं। एचसीएफ को एक अन्य नाम से जानते हैं, जीसीडी। या तो एचसीएफ कहेंगे या उसको जीसीडी कहेंगे, याद रखेंगे। तो पहले तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये शब्द यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर ये फैक्टर शब्द महत्वपूर्ण, या डिवाइसर। तो पहले तो आप ये क्लियर करें कि किसी संख्या के मल्टीपल, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल को हम गुणज कहते हैं। मल्टीपल को क्या कहते हैं? गुणज। मल्टीपल को गुणज और फैक्टर को गुणक। क्लियर है? फैक्टर को गुणक। लघुत्तम समावर्त्य इसका नाम है, लघुत्तम समावर्त्य। तो अपवर्त्य भी कह सकते हैं इसको, अपवर्त्य। और महत्तम समापवर्तक, तो इसको अपवर्तक भी कहते हैं, अपवर्तक। इतनी बात आप याद रखेंगे। अपवर्त्य, अपवर्तक, गुणक, डिवाइसर, फैक्टर एक ही बात होती है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। मल्टीपल, गुणज और अपवर्त्य एक ही चीज़ होती है। कहने का अर्थ, अगर मैंने आपके सामने ये लिखा, ये 12 है, ये जो 12 लिखा हुआ है, अगर मैंने कहा कि 12 के 5 अपवर्त्य लिखिए, 12 के 5 अपवर्त्य लिखिए, या 12 के 5 गुणज लिखिए, या 12 के 5 मल्टीपल लिखिए, प्रथम 5 कह रहे हैं, प्रथम 5 मल्टीपल, तो आप कह देंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48 और 12 पंजे 60। ऑल ऑफ मल्टीपल ऑफ 12, ये सभी 12 के मल्टीपल हैं और प्रथम 5 मल्टीपल हैं, 5 गुणज हैं, 12 के 5 गुणज। तो अगर आपसे ये कहें कि गुणज की संख्या कितनी होती है, तो किसी भी संख्या के गुणज जो होते हैं ना, वो अपरिमित होते हैं। अपरिमित मीन्स इनफाइनाइट। किसी भी संख्या के गुणज अपरिमित होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन बेटा आप ध्यान रखना, यहाँ पर फैक्टर, डिवाइजर, गुणक, अपवर्त, इनकी संख्या फिक्स होती है। जैसे हमने 12 लिया, 12 आपसे पूछा कि संख्या 12, तो संख्या 12 के अपवर्तक, गुणक, डिवाइसर या फैक्टर, इनकी संख्या परिमित होगी। अपरिमित नहीं, परिमित, फाइनाइट, परिमित या फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होगी बेटा, क्या होगी? परिमित या फाइनाइट होगी। कहने का मतलब, अगर हम 12 के गुणक ज्ञात करें या डिवाइसर ज्ञात करें, तो देखते हैं 12 के, तो 12 के अगर हम फाइंड करने बैठे, क्या, तो आपने कहा कि सर 12, एक तो हमारा किससे कैंसिल आउट हो रहा है? 1 से, 1 2 से, 1 3 से, 1 4 से,
6 से और 12 से। तो 12 के गुणक या डिवाइसर कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, नंबर ऑफ फैक्टर्स करके टॉपिक पढ़ा था हमने। आप उस वीडियो को देख लीजिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हमने पढ़े थे तो किसी संख्या के फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये बात आई। तो कहने का अर्थ, आप जब एचसीएफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर फैक्टर्स की चर्चा होगी। एलसीएम जब हम पढ़ रहे थे तो मल्टीपल की चर्चा हुई थी। तो दोनों का ज़रा अंतर क्लियर करते हैं अब एलसीएम और एचसीएफ का। ये बात आपको क्लियर है यहाँ तक? देखिए बेटा, अब एलसीएम एचसीएफ दोनों का ज़रा डिफरेंस क्लियर करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनकी परिभाषाओं में अंतर है, और कैसा क्वेश्चन इसमें आएगा जब हमको एलसीएम लेना है। देखिए, अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मैंने आपसे ये कहा कि 4 घंटियाँ 4 मिनट 12 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 4 घंटियाँ 4 मिनट 12 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल से बजती हैं। इतने मिनट के अंतराल से ये बजती हैं घंटियाँ, इतने मिनट के अंतराल से ये घंटियाँ बजती हैं। और अगर ये 10:12 पर एक साथ बजी हूँ, 10:12 पर एक साथ बजी हूँ, तो अगली बार ये कितने बजे एक साथ बजेंगी? और ये मिनट में दिया, ये जरूर ध्यान रखना पेपर में कि टाइम मिनट में दिया है कि सेकंड में दिया है। तो अब आप लोग समझेंगे कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको एलसीएम लेना होगा इन क्वांटिटीज का, इन राशियों का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, तो आप कहेंगे सर 4 ऑलरेडी इंक्लूड है 12 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का अर्थ हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 4 की ज़रूरत नहीं, 4 तो इसमें इंक्लूड है। और 5 तिया 15, अगर मैं ये भी कहूँ कि 5 तिया 15 होता है, 3 ऑलरेडी इसमें आ चुका है, 5 ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो कहने का हम 15 को भी हटा सकते हैं। तो अब 12 और 20 का एलसीएम लेना है, तो 12 और 20 का एलसीएम ऐसे ले सकते हैं, ये 12 है और ये 20 है। दोनों किस बड़ी से बड़ी संख्या से अगर ये कट रहे हैं तो ये 4 से कट रहे हैं, पहला पॉइंट। तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। अब अगर गुणा करेंगे 4 पंजे 20 तिया 60, हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? 60 मिनट इसका एलसीएम आया। मतलब ये 60 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, 60 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, मतलब 1 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। 1 घंटे बाद ये एक साथ बजेंगी। 1 घंटे बाद एक साथ बजने का अर्थ है मतलब 11:12 पर एक साथ बजेंगी। ये तो ये क्वेश्चन आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता, आप ध्यान से समझना, अगर मैं कहता कि 4 घंटियाँ 4 मिनट 4 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड और 21 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। 4 घंटियाँ 4 मिनट 12 मिनट 15 मिनट और सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर, सेकंड। तो आपसे अगर ये पूछते कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो आपके दिमाग में तुरंत ही ये क्वेश्चन आता कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो ये सेकंड है बेटा, ये कितना है? सेकंड है। तो एलसीएम आ रहा है इसका 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में ये एक बार एक साथ बज जाती हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो कितनी बार बजने के लिए एक नियम रहता है
कि ये जो 30 मिनट है उसमें जो अंतराल आता है 7 बजने का, उसका भाग और 1 जोड़ते हैं तो ये कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो 31 बार। अब आप ये ध्यान रखना कि इसमें 1 का भाग तो इसलिए लगाया कि अंतराल 1 था, और 1 हमारे फॉर्मूले के अनुसार ही जोड़ा जाता है। कहने का अर्थ अगर इसका एलजीएम 120 भी हो रहा होता, इसका एलजीएम 120 कब हो जाता? अगर मैं इसमें 8 ले लेता, इसमें अगर मैं 8 ले लेता, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड। मैंने कहा 4 घंटियाँ 8 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 120 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो आपने कहा सर इसका हमको एलसीएम लेना है, तो आपको ये पता है कि ये जो 12 है, ये 15 तो इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी 12 में, 12 और 20 में, क्योंकि 5 तिया 15, 5 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, ठीक। तो केवल और केवल हमको एलसीएम किसका लेना है? 12 और 20 का। एक पॉइंट तो ये हो रहा है। अब 8 में एक बात ध्यान रखिए कि इन सब में 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, लेकिन 8 में एक बार 2 और एक्स्ट्रा में है, तो इन दोनों के एलजीएम अभी हमने लिया था, कितना आया था? 60। एलजीएम 60 आया था, लेकिन जब 8 के साथ इसके इंक्लूड करेंगे तो 1-2 का गुणा और करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर 4 घंटियाँ 8 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो इन सभी का एलजीएम कितना लिया बेटा हमने? एलजीएम आया 120 सेकंड, 120 सेकंड आया। अब 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट। कितना मिनट हो गया बेटा? 2 मिनट। अब 30 में हम 2 मिनट का लगा दें भाग और एक नियम का जोड़ दें, तो ये 15 बार कैंसिल आउट होगा, 15 और 1 16 बार एक साथ बजेंगी। ये घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी? 16 बार। ये भी बात क्लियर हुई। अब हमारे पास क्वेश्चन अगर ऐसे आए, देखो एलसीएम का अर्थ आप समझ गए कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमको क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से कैंसिल आउट होती है। कहने का अर्थ अभी हमने लिखा था 8, 12, 15 और 20। मैं कहता हूँ इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में मैंने 60 लिख दिया, ठीक है बेटा। एलसीएम में मैंने 240 लिख दिया, एलसीएम में 120 लिख दिया और एलसीएम में 180 लिख दिया। तो अब आप इसको एलसीएम नहीं निकालते, लेकिन घंटियों वाले क्वेश्चन में तो चूंकि हमको एलसीएम निकालना आना चाहिए, यहाँ पर हम एलसीएम नहीं ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम क्या रूल फॉलो करेंगे कि यदि कोई संख्या 8, 12, 15 और 20 से कैंसिल आउट हो रही है, एलसीएम है तो वो इन सभी से कटना चाहिए, इन सभी से कटना चाहिए एलसीएम, और छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। 60 हमारा एलसीएम नहीं होगा, क्यों? 60 8 से नहीं कट रहा। अब हमने इससे बड़ी संख्या ली, इससे बड़ी 120 ली हमने। 120 में 12 का जा रहा है 10 बार, 15 टे 120 और 20 छंके 120, इन सभी से कट रहा है। केवल हमको ये चेक करना है कि 120 में 8 का भाग जाता है कि नहीं। तो 3 और अंकों में हम 8 का पारा पढ़ेंगे। 8 एक हम 8 बच्चे 4, 8 पंजे 40, हमारा एलसीएम 120 हो गया। तो एलसीएम आप समझे कि एलसीएम वह संख्या होती है छोटी से छोटी जो दी गई सभी संख्याओं से कैंसिल आउट होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 3 स्केल है, एक 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 मीटर लंबा स्केल है, एक 15 मीटर लंबा स्केल है और एक 20 मीटर लंबा स्केल है।
मैंने कहा मेरे पास 12 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर लंबे 3 स्केल हैं, वह छोटी से छोटी माप क्या होगी? लीस्ट मेजरमेंट क्या होगा? लीस्ट मेजरमेंट क्या होगा जो इन स्केलों से मापा जा सके? इन स्केलों से अगर उसको माप सकते हैं तो वह मेजरमेंट क्या होगा, स्केल का मेजरमेंट? तो आप ये कहेंगे ये 12 मीटर का स्केल है, ये 15 मीटर का स्केल है और ये 20 मीटर का स्केल है। हमको एक ऐसा मेजरमेंट चाहिए जो इन सभी से मापा जा सके, छोटे से छोटा। तो कहने का अर्थ इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? LCM लेंगे। तो इन सभी का LCM 12, 15, 20 का LCM 60 आ रहा है, क्योंकि 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। तो ये 60 मीटर लंबाई को इस स्केल से भी मापा जा सकता है, इससे भी मापा जा सकता है और इससे भी मापा जा सकता है। क्लियर है? अब यही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किसी स्कूल में या किसी कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, जिन्हें 12 के ग्रुप, 15 के ग्रुप और 20 के ग्रुप में बांटने पर कोई विद्यार्थी शेष ना बचे। तो भी आप क्या समझे, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या लेना है? LCM लेना है। मतलब 12 का ग्रुप, 15 का ग्रुप, 20 का ग्रुप में बढ़ जाए विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो कहने का अर्थ इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे? LCM। अब ऐसा तो नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन में आप SCF लेके रख दें, क्योंकि यहाँ पर SCF तो 1 आ रहा है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे कह देता कि 12, 15 और 30, 12, 15 और 30 के ग्रुप में बढ़ जाएं, 12 का ग्रुप बनाए या 15 का ग्रुप बनाए या 30 का ग्रुप बनाए, तो विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? मिनिमम। यहाँ पर देखिए मिनिमम पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या। तो आपके दिमाग में एक बात ना आ जाए कि यहाँ पर मैंने कह दिया 3, अगला ऑप्शन दे दिया मैंने 60, अगला ऑप्शन दे दिया मैंने 4 और अगला ऑप्शन दे दिया 120। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि वो 12 का भी ग्रुप बने, 15 का भी, 30 का भी, तो इन सभी का क्या लेंगे? LCM। LCM कितना आ रहा है? छोटे से छोटा ग्रुप क्या बन रहा है? 60 विद्यार्थियों का। 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। 12 12 के कितने ग्रुप बन जाएंगे बेटा? 12 का अगर ग्रुप बना तो 12 पंजे 60, 5 ग्रुप। 15 ग्रुप बना तो 15 चौक 60 और 20 दूनी 60, 30 दूनी 60। अगर ये 20 भी होता तो 20 तिया 60। कहने का अर्थ ये क्लियर। अब हम ऐसा ना कर दें कि इन तीनों का गलती से भी आप SCF निकाल के ना रख दें। देखो अब SCF कब निकालते इस क्वेश्चन का, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का हम SCF कब निकालेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आया कि एक दूध विक्रेता के पास 3 बर्तन है, एक बर्तन में 12 लीटर दूध आ सकता है, दूसरे बर्तन में 15 लीटर और तीसरे बर्तन में 30 लीटर दूध आ सकता है। एक दूध विक्रेता के पास 3 बर्तन है, 12 लीटर, 15 लीटर और 30 लीटर के 3 बर्तन हैं। तो वह छोटे से छोटा लीटर क्या, बड़े से बड़ा लीटर क्या होगा? यहाँ पर वो क्या कहेंगे कि वह बड़े से बड़े माप का बर्तन क्या होगा। यहाँ छोटे छोटे माप का बर्तन नहीं कहेंगे, वह बड़े से बड़े माप का बर्तन क्या होगा जो तीनों बर्तनों के दूध को माप सके, जो तीनों बर्तनों के दूध को माप सके। बड़े से बड़े माप का बर्तन क्या होगा? बड़े से बड़े माप का बर्तन क्या होगा? समझे बेटा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पर हम SCF ज्ञात करेंगे और अभी मैं आपको SCF ज्ञात करना सिखाता हूँ। वैसे तो आप लोगों को आता है कि अगर हमको इन तीनों संख्याओं का SCF ज्ञात करना है तो SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है
जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त करती है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त करती है। तो कहने का अर्थ 12, 15 और 30 का एचसीएफ, तो आप कहेंगे सर 12, 15 और 30 का एचसीएफ हमको दिख रहा है 3, 3 चौक 12, 3 पंज 15 और 3 दाएं 30। 30 से बड़ी आपको ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही। देखिए अब इसको ज्ञात करने का क्या तरीका है एचसीएफ का। 3 से बड़ी आपको कोई संख्या नहीं दिख रही ऐसी। 12 के हम फैक्टर करें, 12 का फैक्टर हम ऐसे करेंगे 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1। 15 के हम फैक्टर करें, 15 के फैक्टर 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। 20 के हम फैक्टर करें 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1। तो कॉमन फैक्टर सभी में कौन सा दिख रहा है? 30 है ना, 30 का फैक्टर 5 छक्के 30, तो 2 गुणित 3 गुणित 5, सभी में हमको कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है। कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है। तो एचसीएफ वाई फैक्टर मेथड हमारा कितना हो गया? 3। ये तो एचसीएफ ज्ञात करने की गुणनखंड विधि है। फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ ऐसे ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर इसी फैक्टर को हमको भाग विधि से ज्ञात करना हो एचसीएफ को, तो भाग विधि से क्या तरीका होता है कि सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। कहने का अर्थ सबसे छोटी संख्या का 12 का उससे बड़ी संख्या 15 में भाग लगाती हैं। 12 एकम 12 बचा 3। अब ये जो 3 बचा उसका फिर 12 में पाड़ा पड़ेंगे। 12 एकम 12 की चौक 12, शेष पल 0। तो इन दोनों का एचसीएफ 3 आ गया, क्योंकि 3 का पाड़ा पड़ने पर शेषफल 0 आया है। लेकिन इस 3 का भाग इस संख्या में भी जाएगा तभी एचसीएफ 3 होगा। तो 3 का भाग 30 में जा रहा है, तो इन तीनों का एचसीएफ हमारा कितना हो गया? एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया? 3। ये हमारे पास सेकंड मेथड हो गई एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि। अब इनको मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं समझाया बेटा, आप समझदार हैं, क्यों इस मेथड का भी यूज नहीं करेंगे और इस मेथड का भी यूज नहीं करेंगे। अब एचसीएफ ज्ञात करने की वो होती है डिफरेंस विधि। डिफरेंस मेथड क्या होती है कि सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी वाली संख्या में से घटाइए। सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी वाली संख्या में से घटाएं। कहने का अर्थ ये 12 सबसे छोटी संख्या और इससे बड़ी संख्या क्या है? 15। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 15 और 12 का अंतर आ रहा है 3। तो कहने का अर्थ इन दोनों संख्याओं सहित ये तीसरी संख्या का एचसीएफ या तो 3 होगा या 3 का ही कोई फैक्टर होगा। तो कहने का अर्थ इस 3 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, और इस 3 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है। तो डेफिनेट हमारे पास 3 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया। तो बड़े से बड़े माप का बर्तन क्या होगा जो आसानी से मापा जा सके। लेकिन बेटा देखिए एक कंपटीशन में और अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, उसमें क्या था उसको तो आप डायरेक्ट ही बता सकते, लेकिन गलती कर गए थे विद्यार्थी कई। क्वेश्चन ये था कि 3 बर्तन हैं, एक बर्तन में 143 लीटर पेट्रोल था, एक बर्तन में 121 लीटर डीजल था और एक बर्तन में 1331 लीटर ऑयल था जो गाड़ियों वगैरह में डाला जाता है। अब उन्होंने ये कहा था कि ऐसे कितने बड़े से बड़े समान आकार के बर्तनों की आवश्यकता होगी कि तीनों प्रकार के पेट्रोल, डीजल और ऑयल
मिक्स ना हो और उन्हें उन बर्तनों में भरा जा सके या बोतलों में भरा जा सके। बड़े से बड़े माप की कितनी बोतल की आवश्यकता होगी या कंटेनर की आवश्यकता होगी। तो अब आप लोग यहाँ पर कंटेनर की संख्या निकालनी थी। तो अगर मैं कहता कि इन तीनों का मुझे क्या चाहिए, HCF, सबसे पहले तो हमको इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो तीनों के HCF निकालने की अभी देखो बेटा मैंने आपको बहुत ही सिंपल विधि बताई थी। क्या बताया था कि सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी वाली संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आप 143 में से 121 को, आपको तो वैसे डायरेक्ट ही दिख रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो समझदार स्टूडेंट हैं, जो लगातार संख्याओं पर क्वेश्चन करते रहते हैं, उनको तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 11 गुणित 13, 11 गुणित 11, 11 गुणित 11 गुणित 11। तो इन तीनों का HCF 11 दिख रहा है। लेकिन माना कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें हमको HCF नहीं नज़र आया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे आगे कि हम डायरेक्ट ही HCF नहीं बता पाएंगे, हमको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि 121 से तुरंत बड़ी संख्या 143, इन दोनों का हमने डिफरेंस किया। तो इनका डिफरेंस किया तो हमारे पास क्या आया, 22। अब ये ध्यान देंगे कि या तो इन तीनों का HCF 22 होगा या 22 का कोई फैक्टर होगा। तो कहने का अर्थ ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 22 है और ये 143 है, 121 है, 131 है। 22 से भी ये कटना चाहिए, 22 से भी ये कटना चाहिए, 22 से भी ये कटना चाहिए। अब चूंकि ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है तो नहीं कट रहे। तो आप फिर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 2 गुणित 11, 2 से तो ये कटने नहीं, अब 11 से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो इन तीनों का HCF तो हो गया 11। अब क्वेश्चन ये नहीं था कि बोतल का आकार क्या होगा या कंटेनर का आकार क्या होगा, संख्या कुल कितनी होगी। तो 11 आकार का, 11 लीटर का तो बर्तन हो गया। बर्तन का जो आकार है ना, बर्तन का आकार हमारा 11 लीटर का हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई, 11 लीटर का बर्तन हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो आप कहेंगे 143/11, 121/11 और 1331/11। लेकिन अब आपको पेपर में क्या इतना लॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं। आपके दिमाग में 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। तो 11 से ये 13 बार कट रहा है, अगला 11 से 11 बार कट रहा है, अगला 11 से 121 बार कट रहा है। तो टोटल बर्तनों की आवश्यकता होगी 5, 4, 1, 145 बर्तनों की आवश्यकता होगी, जिनको अलग अलग भरा जा सकता। पेट्रोल के लिए 13 बर्तन लगेंगे, डीजल के लिए 11 बर्तन लगेंगे और ऑयल के लिए 121 बर्तन लगेंगे और सभी 11-11 लीटर के बर्तन होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। तो ये आपको HCF निकालने का तरीका आया समझ में। तो कहने का अर्थ, अगर मैंने आपसे ये कहा कि 77, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, 77 और 91 को विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। 77 और 91 को विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो चलो ये भी आप बता सकते हैं, या 77 और 91 का HCF ज्ञात करो। फाइंड द HCF ऑफ 77 एंड 91। 77 और 91 का हमको HCF ज्ञात करना है, या ये कहा कि 77 और 91 को विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। 77 91 को विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप तुरंत ही कहेंगे सर इन दोनों का HCF 7 है, क्योंकि 7 गुणित 11, 11 7 77, 7 गुणित 13, 13 7 91। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 HCF आ गया। HCF कितना आ गया, 7। अब HCF में यही क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता कॉम्पिटिशन में कि 77/91 को आप सरलतम रूप में लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको ये मालूम चाहिए ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये किससे।
तो ये 7 से 11 बार और ये 7 से 13 बार, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 11/13 आ गया। तो अभी तो हमने LCM SCF में ये आज सिंपल क्वेश्चन किए। अब इस बेस को लेते हुए हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि हमने LCM में हाई लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, तो ये SCF निकालने का तरीका आया आपको समझ में। एक मेथड ये भी हो सकता है कि इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर करते 91 में से हम 77 को सब्ट्रैक्ट करते, तो 11 में 7 गए 4, और यहाँ कितना बच रहा है 1, तो 14। तो वही वाली बात आई कि या तो ये दोनों संख्याएं 14 से विभक्त होंगी, तो ये 14 से विभक्त होने की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक सम संख्या है और ये दोनों विषम है। तो 14 के कोई फैक्टर से ये कटेंगी, तो 14 का फैक्टर 2 × 7, 2 से कट नहीं सकती, 7 से काट के देगा 77, 11 बार कट गया और ये 13 बार कट गया, तो दोनों का SCF कितना हो गया 7। तो डिफरेंस मेथड आपके लिए इजी पड़ेगी SCF ज्ञात करने की। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप भेजिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों को जोड़िए, उनसे कहिए कि वीडियो लगातार देखें, नोट्स बनाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड, तो आप मुझे भेजिएगा। अभी LCM SCF में 2-3 वीडियो और बनेंगे आप लोगों के लिए, तो आप इस तरह से इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।